गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू धर्म हिस्ट्री, संकल्प हमारा भविष्य आपका। के आज के एपिसोड में आज आप जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2020 का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन रखा गया है, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, कहने का मतलब है ग्रेड में जितने प्रकार की ग्रेड की परीक्षाएं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2020 की हैं, उन सब में ये काफ़ी ज़्यादा टारगेट क्वेश्चन है। तो हम आशा करते हैं ये सभी टारगेट क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे, साथ ही साथ अपने सभी बंधुओं को बताएंगे, शेयर करेंगे, जिससे कि सभी का उज्जवल भविष्य हो। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी सोशल साइटों से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आप लोग अपना विचार अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का हृदय से आभार रहेगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। प्रथम क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नंबर 1 है इसमें प्लेग चूहा, दूसरा है रेबीज कुत्ता, टेपवर्म सूअम, पोलियो बंदर। 5 सेकंड के समय आप लोग बताइएगा कृपया। बहुत अच्छा प्रश्न है और सरल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 5 सेकंड का समय जैसा कि प्रत्येक प्रश्न पर दिया जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन जैसे था प्लेग चूहा से सुमेलित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है रेबीज कुत्ता के काटने से उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। तीसरा टेपवर्म, ये सभी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। टेपवर्म सुअर के माध्यम से होता है। चौथा पोलियो, जो कि बंदर के माध्यम से नहीं होता है। तो आपका सुमेलित के माध्यम से देखा जाए तो पोलियो बंदर सही है, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पांडा भी उसी कुल का है। ध्यान दीजिएगा, पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है। नंबर 1 भालू, नंबर 2 बिल्ली, नंबर 3 कुत्ता, नंबर 4 खरगोश। आप लोग बताना है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है। समय पूरा हुआ। तो जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। आपका भालू बिल्कुल सही उत्तर होगा। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? नंबर 1 एंजूला, दूसरा है नीली हरी शैवाल, तीसरा है अल्फा, चौथा है नाइट्रोलियम। 5 सेकंड का समय है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा नीली हरी शैवाल। जिनका सही है दूसरा ऑप्शन वो बधाई के पात्र हैं। और वीडियो को जो अभी शेयर नहीं की, कृपया 5 ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा, ये आदरणीय आपका थैंक यू होगा। और जो पहली बार देख रहे हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो परिवार के सदस्य के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग ऐसा अवश्य करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चलते हैं। विटामिन डी में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एम्पिसिलिन। तो विटामिन डी में निम्न में से कौन पाया जाता है? रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एम्पिसिलिन। 5 सेकंड का समय है।
प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी निम्नलिखित में से पाया जाता है, तो इसका इसका ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी निम्नलिखित में कौन किस में पाया जाता है? रेटिनॉल है, फोलिक अम्ल है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एस्कॉर्बिक अम्ल है, चौथा ऑप्शन है एम्पिसिलिन। तो आप लोगों को बताना है। मैं पांचवा ऑप्शन भी इसमें दे देता हूँ, जो कि ये चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। विटामिन डी में ये चारों ऑप्शन नहीं होते हैं। पांचवा क्या होता है? होता क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी नहीं है इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिनको किसी प्रकार की समस्या होगी वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उनका प्रश्न गलत ना हो। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? नंबर 1 है ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, दूसरा है पेंगोलिन, कच्छप, बाज, तीसरा है सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, चौथा है मेढक, केकड़ा, झींगा। 5 सेकंड का समय है। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका तीसरा ऑप्शन जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। ध्यान दीजिएगा, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। आपका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रक के अलावा कोशिका मृत की कोशिकांग में डीएनए होता है। तारक केंद्र, दूसरा है गाल्जी उपकरण, तीसरा लाइसोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अलावा कोशिका मृत की कोशिकांग में डीएनए होता है। किसमें होता है? जिनका चौथा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। चौथा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मस्तिका वर्ण शोध का संसरण मच्छर के काटने से होता है। और दूसरा ऑप्शन है वमन तथा ग्रीवा पीड़ा मस्तिका वर्ण शोध के लक्षणों में से 2 लक्षण हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन दोनों, पहला दूसरा, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। जिनका केवल 2 ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। केवल 2, वमन तथा ग्रीवा पीड़ा मस्तिका वर्ण शोध के लक्षणों में से 2 लक्षण हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्येक प्रश्न टारगेट प्रश्न है, आप लोग पूरे मनोयोग के साथ पढ़िएगा। घट प्रणाली के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरण होता है? नंबर 1 स्तंभ, नंबर 2 पत्ती, नंबर 3 अनुपर्ण, नंबर 4 है पर्णवृंत। 5 सेकंड का समय है। ध्यान दीजिएगा, घट प्रणाली के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो आपका जिसका दूसरा ऑप्शन सही वो बधाई के पात्र है, पत्ती होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फुफ्फुसधूलिमता, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न थोड़ा सा टफ है। फुफ्फुसधूलिमता से वे श्रमिक रोग ग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं चर्म शोधशालाओं में। फुफ्फुस एक प्रकार की रोग है। कोयला खनन से, दूसरा ऑप्शन, तीसरा मद्य निर्माणशालाओं से, चौथा शीशा निर्माण से। आप लोगों को बताना है।
फुफ्फुस उसमें जो है प्रभावित होता है। तो जिनका दूसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं कोयला खनन उद्योग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। नंबर 1, मानव शरीर में फीवर सबसे लंबी अस्थि है। दूसरा, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। तीसरा है एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा ऑप्शन है पहला और तीसरा। तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा। चौथा ऑप्शन दूसरा और तीसरा। आप लोग बताइएगा। समय 5 सेकंड प्रत्येक प्रश्न पे है। तो जिनका तीसरा ऑप्शन सही है पहला और दूसरा, इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। पहला, मानव शरीर में फीवर सबसे लंबी अस्थि होती है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। दोनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, कपूर। नंबर 2, कासनी। नंबर 3, वनीला। उपरोक्त में से कौन से पादप उत्पाद हैं? नंबर 1 है 1 और 2। नंबर 2 है आपका केवल 3। नंबर 3 है 1 और 3। नंबर 4 है 1, 2, 3। तो कपूर, कासनी, वनीला उपरोक्त में से कौन सा पादप उत्पाद है? पहला, दूसरा, तीसरा। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न ग्रुप चलते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? नंबर 1, ग्लूकेगान। नंबर 2, वृद्ध हार्मोन। नंबर 3, पैराथायराइड हार्मोन। नंबर 4 है थायरॉक्सिन। 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताइएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो जिनका तीसरा ऑप्शन सही है पैराथायराइड हार्मोन, वो बधाई के पात्र हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न ग्रुप चलते हैं। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? नंबर 1, केकड़ा। नंबर 2 है डॉगफिश। नंबर 3 है गैबूसिया। नंबर 4, घोंघा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो क्या है? गैबूसिया। जिनका तीसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? नंबर 1, मध्यांत्र ग्रहणी शेषांत्र। दूसरा है शेषांत्र ग्रहणी मध्यांत। तीसरा है मध्यांत शेषांत्र ग्रहणी। चौथा है शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहणी। लंबाई का कौन सा ह्रासमान क्रम है? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ह्रासमान कथन कौन सा सही है? शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहणी। चौथा ऑप्शन आपका सही है, बधाई के पात्र हैं जिनका सही है। नेक्स्ट, बोतल का दूध पीने वाले कच्चे की ध्यान दीजिएगा। बोतल का दूध पीने वाले, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। बच्चे का दूध पीने वाले बच्चे बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण है? वह दीर्घकाल नहीं होता है। नंबर 2, उसमें रोगों की प्रतिरोधकता का क्षमता अधिक होगी। नंबर 3, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। नंबर 4, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होगी। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन
से विशिष्ट लक्षण हैं तो वह दीर्घकाय नहीं होगा। जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में कौन सा विशिष्ट लक्षण होगा? वह दीर्घकाय नहीं होगा। ये विशिष्ट लक्षण है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? नंबर 1 एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर रेशम कीट, पिसीकल्चर एक लाख का कीड़ा, हार्टिकल्चर फूल। तो आपका एपीकल्चर शहद की मक्खी ये भी सही है, सेरीकल्चर रेशम कीट ये भी सही है, पिसीकल्चर लाख का कीड़ा ये सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सही होगा? तीसरा। सुमेलित नहीं पूछा जा रहा तो तीसरा आपका सही होगा। हार्टिकल्चर फूल ये भी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैववाष्पी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 है इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। दूसरा ऑप्शन यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। तीसरा ऑप्शन है यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो कूट है इसका केवल एक, दूसरा है केवल 1 व 2, तीसरा है 2 व 3, चौथा है 1 2 3। आप लोगों को बताना है। तो जिनका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिनका यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। दूसरा है यह परिस्थिति का पर्याय है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। नंबर 1 रोग प्रतिरोध, नंबर 2 वृद्धवर्धन, नंबर 3 जंतु क्लोनिंग, नंबर 4 है मानव क्लोनिंग। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। जिनका पहला ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र है, रोग प्रतिरोध। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो श्रृंखला पिरदाकू, दूसरा है नागराज, तीसरा करेत, नंबर 4 है करकच सल्की पिरदाकू। 5 सेकंड का समय है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो जिनका दूसरा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र है, नागराज। ये एक ऐसा सर्प है जो घोंसला बनाने वाला होता है। नेक्स्ट, सिनेमा की छाल से सिनकोना, ध्यान दीजिएगा, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषध को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषध ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है? क्लोरोमाइसिटिन, दूसरा क्लोरोक्विन, तीसरा है टेट्रासाइक्लिन, चौथा है एम्पिसिलिन। तो सिनकोना की छाल से प्राप्त औषध को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि जिस कृत्रिम औषध से प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। परकिरमित कोशिका मृत की कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। नंबर 1 है एपाप्टासिस, दूसरा है काल प्रभावन, तीसरा है अपहिर्सासन,
चौथा है उत्कक्षय। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशेषता से उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेरण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न था, इम्पोर्टेंट प्रश्न था, परिक्रमित कोशिका मृत की कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस, दूसरा है काल प्रभावन, तीसरा है अपहासन, चौथा है उत्कक्षय। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा एपोप्टोसिस। पहला ऑप्शन आपका सही है। परिक्रमित कोशिका मृत की कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। नेक्स्ट, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो आपका पहला ऑप्शन दो रज्जुओं की पूरकता, दूसरा ऑप्शन है द्विकुंडलिनी, तीसरा ऑप्शन है प्रतिमोड़ क्षारक युग्मों की संख्या, चौथा है शर्करा फास्फेट बैकबोन। आप लोग उत्तर दीजिएगा। कुछ प्रश्न इसमें टफ हैं, तो जाहिर सी बात है सेट है, तो किसी किसी सेट में ऐसा आप लोगों को जो मतलब परीक्षा के आधार पर उसी टाइप का इसमें टाइप किया गया है। तो डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो दो रज्जुकों की पूरकता। क्या हुआ? दो रज्जुकों की पूरकता। जिनका पहला ऑप्शन सही वो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है ल्यूकीमिया, दूसरा है पैरालिसिस, तीसरा है स्क्लेरोसिस, चौथा है मेनिनजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है? मेनिनजाइटिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जिनका चौथा ऑप्शन सही है वो बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू, ध्यान दीजिएगा, डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। दूसरा, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। तीसरा, त्वचा पीतिका तथा नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। और यहाँ पर अब कथन है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन पहला, दूसरा, दूसरा ऑप्शन केवल 3, तीसरा ऑप्शन केवल 2, चौथा ऑप्शन पहला और तीसरा। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर आप लोग बताइए। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें वो दूसरा ऑप्शन, क्षमा कीजिएगा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। केवल 3, त्वचा पीतिका तथा नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। जिनका सही हो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र हो जाने से थकान होती है? नंबर 1 है बेंजोइक अम्ल, नंबर 2 है लैक्टिक अम्ल, नंबर 3 है पारुबिक अम्ल, चौथा है यूरिक अम्ल। देखते हैं कितने लोगों से सही होता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र हो जाने से थकान होती है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है मांसपेशियों में तो पेन होता है। इसीलिए
नींद लेना आवश्यक हो जाता है, जिससे वो पुनः फिल्टर होके बाहर निकल जाता है शरीर से। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों जो कपास के उत्पादन से संबंधित वह है, एक क्या है? नंबर 1 फफूंद, नंबर 2 विषाणु, नंबर 3 नील हरित शैवाल, नंबर 4 जीवाणु। सूक्ष्म जीव जो कपास के उत्पादन से संबंधित वह है, एक क्या है? जीवाणु है, जिनका चौथा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? नंबर 1 है 12%, नंबर 2 है 16%, नंबर 3 है 18%, नंबर 4 है 20%। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिनका 12% सही है वो बधाई के पात्र हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। एक महिला वर्णांध है और उसका कलर विजन जिसे कहते हैं, पर उसका पति वर्णांध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? पहला ऑप्शन है दोनों संतान वर्णांध से ग्रस्त हैं। दूसरा ऑप्शन है पुत्री वर्णांध है किंतु पुत्र वर्णांध नहीं है। तीसरा ऑप्शन दोनों संतान वर्णांध नहीं है। चौथा है पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। आप लोग बताइए। तो जिनका चौथा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर 1 थायमीन से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर सुमेलित करने के लिए कहा गया थायमीन, बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के वंध्यता, और नंबर 4 है नियासिन पेलाग्रा। सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। आपका सभी सुमेलित है। थायमीन, बेरी सही है, विटामिन डी सूखा रोग, नियासिन पेलाग्रा और विटामिन के वंध्यता ये आपका सुमेलित क्या है? आपका यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल नंबर 1, दूसरा मकड़ी, नंबर 3 घरेलू मक्खी, नंबर 4 मच्छर। तो निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? उत्तर दीजिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है। बाकी खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर ये कीट हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसमी के पौधों पर प्रवर्धन कलमबद्ध तकनीक द्वारा होता है। नंबर 2, चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सुमेलित हैं? नंबर 1 केवल 1, नंबर 2 केवल 2, नंबर 3 केवल आपका ये पहला और दूसरा दोनों, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबद्ध तकनीक द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को नोट कीजिएगा आप लोग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है पॉलिटेक्निक बायोलॉजी कि आज के एपिसोड में आप लोग देख रहे हैं। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही होगा? पहला और दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साल पेंगोलिन की प्रकार के दंत रहित स्तनधारी नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, केवल गिब्बन प्रकार का कप ही भारत में पाया जाता है। प्रमुख कथनों पर सही है केवल 1, केवल 2,
दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो केवल दो, केवल गिब्बन प्रकार का कप ही भारत में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केवल दो। जिनका सही है दूसरा ऑप्शन वो बधाई के पात्र हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। नंबर 1 है यूरियस, नंबर दूसरा ऑप्शन है एल्फेटेज, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, चौथा ऑप्शन है प्रोटियस। देखते हैं किसका सही होता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ट्रिप्सिन। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलन और उल्टी का नियमन केंद्र है? नंबर 1 है अनुमस्तिष्क, नंबर 2 है परमस्तिष्क, नंबर 3 है मेंडुला ऑब्लांगेटा, नंबर 4 पोन्स। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलन और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो आपका जिनका तीसरा ऑप्शन सही है मेंडियूला ऑब्लांगेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इनके फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था? प्रश्न रिपीट कर देता हूँ। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इनके फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए भाई। बायोलॉजी का प्रश्न है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आपका फाख्ता बिल्कुल गलत है, कंडार भी गलत है, स्कूला भी गलत है, आपका डोडो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फेरोमोन्स पाए जाते हैं नंबर 1 कीटों में, नंबर 2 सांपों में, नंबर 3 पक्षियों में, नंबर 4 चमगादड़ में। फेरोमोन्स पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं आपको बताना है। कीटों में। फेरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें? कीटों में। नेक्स्ट, औषध वितरण में काम आने वाला संपुट बने होते हैं। नंबर 1 है अंड श्वेतक के, नंबर 2 गोंद के, नंबर 3 मांडी के, नंबर 4 श्लेष के। औषध वितरण में काम आने वाला संपुट, जिसे कैप्सूल्स भी कहते हैं, बने होते हैं किसके बने होते हैं? मांडी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी फार्मा वाले ध्यान दें। नेक्स्ट, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है किसके कारण? नंबर 1 जीवाणु के कारण, नंबर 2 फंगस के कारण, नंबर 3 प्रोटोजोआ के कारण, नंबर 4 विषाणु के कारण। बहुत काफ़ी फेमस रोग है, आप लोग बताइएगा। प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, फुट एंड माउथ रोग किससे संबंधित है? तो पशुओं से संबंधित है। और किसके माध्यम से होता है? जिनका चौथा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनका चौथा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं, विषाणु के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है प्रियोन्स लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। नंबर 2 है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। नंबर 3 विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। नंबर 4 रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर आप लोग बताइए भाई।
तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एपीफाइट्स वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। नंबर 1 भोजन के लिए, नंबर 2 यांत्रिक अवलंब के लिए, नंबर 3 है छाया के लिए, नंबर 4 है जल के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एपीफाइट्स वो पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। नंबर 1 है भोजन के लिए, नंबर 2 यांत्रिक अवलंब के लिए, नंबर 3 है छाया के लिए, नंबर 4 है जल के लिए। फास्टली रिपीट, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एपीफाइट वो पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एपीफाइट्स वो पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रोटीन के अंडे में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह अंग है। नंबर 1 आँख, नंबर 2 हृदय, नंबर 3 मस्तिष्क, नंबर 4 फेफड़े। आप लोग बताना है, देखते हैं किनका सही होता है। प्रोटीन के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह अंग है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह अंग है। नंबर 4 है फेफड़े। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है। नंबर 1 है फुट एंड माउथ, दूसरा है एंथ्रेक्स, तीसरा ब्लैक क्वार्टर, चौथा है काउ पॉक्स। नीचे दिए कूट, अब आप लोगों को चुनना है। पहला है पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा है दूसरा, तीसरा, चौथा, और तीसरा है पहला और चौथा, चौथा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप लोगों को बताना है। तो फुट एंड माउथ रोग ये भी संबंधित है दुधारू पशुओं से। सभी पशुओं से संबंधित रोग हैं, इन सभी रोगों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंथ्रेक्स भी है, ब्लैक क्वार्टर भी है, काउपॉक्स भी है। ये सभी इम्पोर्टेंट डिसीज़ हैं पशुओं के, तो आप लोग इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। नंबर 1 है दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता, दूसरा ऑप्शन विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है, तीसरा जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के एक लक्षणों में से एक है स्कर्वी के, चौथा है विटामिन बी नियासिन के अभाव के कारण हृदयाघात हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है, यह भी पूरी तरीके से सही है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षण हैं, यही सही है। विटामिन बी नियासिन जिसे कहते हैं के अभाव के कारण हृदयाघात हो सकता है। तो आपका ये तीनों ऑप्शन सही हैं। बट कथन के हिसाब से कौन सा सही है, सही नहीं है इसमें पूछा जा रहा है। तो आपका दूध में कोई विटामिन बी नहीं होता है, तो विटामिन बी होता है ऐसी स्थिति में नहीं पूछा, तो इसलिए आपका प्रश्न ये सही होगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ये सही होगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंत्र पैदा करता है। नंबर 1 अंडा, नंबर 2 डिंभक, नंबर 3 है कोशित, नंबर 4 पूर्ण कीट। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंत्र पैदा करता है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डिंभक। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंत्र पैदा करता है, तो डिंभक। जिनका दूसरा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है।
इसमें निहित प्रक्रम है? नंबर 1 है अधिसूचना, नंबर 2 परासरण, नंबर 3 वैद्युतकरण संचलन, नंबर 4 सक्रिय गमन। दो से युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपवन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परासरण। इनका सही है, बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? नंबर 1 हक्सले, नंबर 2 डार्विन, नंबर 3 लैमार्क, नंबर 4 है हुगो डी ब्रीज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आपका यहाँ पर बताइए आप लोग, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट के आधार पर किया गया। आप लोगों से आग्रह, आप लोग वीडियो देखने के बाद अपना विचार भी दीजिएगा, आपका थैंक यू होगा। तो हक्सले पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन डार्विन, तीसरा ऑप्शन लैमार्क तथा चौथा ऑप्शन हुगो डी ब्रीज। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, हुगो डी ब्रीज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इन्होंने बताया था। नेक्स्ट, जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है यह तथ्य कहलाता है? आ संघजनन, दूसरा ऑप्शन बहुप्रभाविता, तीसरा ऑप्शन बहुगुणिता, चौथा है बहुपठितता। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता तो यह तथ्य कहलाता है बहुप्रभाविता। क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण O2 मतलब ऑक्सीजन निकलती है, ध्यान दीजिएगा, जल के ऑक्सीकरण से। नंबर 2 है CO2 के अपचयन से, तीसरा ऑप्शन है NO2 के ऑक्सीकरण से, चौथा है H2O के अपचयन से। ऑक्सीजन निकलता है, आप लोग बताइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के संश्लेषण में O2 या ऑक्सीजन निकलती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जल के ऑक्सीकरण से। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, नंबर 2 है गुर्दा प्रत्यारोपण, नंबर 3 कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, नंबर 4 है रुधिर आदान। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी होता है। तीसरा ऑप्शन जिनका सही है वो बहुत बहुत बधाई। आज का प्रश्न, एपिसोड का अंतिम प्रश्न, रक्त के ग्लूकोज स्तर का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? नंबर 1 है 1 Hg/ml में, दूसरा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, तीसरा है भाग प्रति मिलियन में, चौथा ऑप्शन है ग्राम प्रति लीटर में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से उत्तर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं सही। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहे देखें, इसका मैं आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं आप लोग प्रत्येक वीडियो पर अच्छा सा फोकस बनाएंगे और जितने भी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं वो कृपया
व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज अवश्य करें किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना विचार थैंक्स रूप आप लोग ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग देते हैं, मैं सभी का नाम पढ़ूंगा, ध्यान दूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये एपिसोड अच्छा लगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सभी सोशल साइटों से जुड़िएगा, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उसमें स्पेशल सोसाइटी भी दी गई हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो किस में व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आशा करते हैं आज का एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना विचार दीजिएगा। नेक्स्ट का सेट आप लोगों को भी प्रोवाइड कराया जाएगा, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, और आप लोग प्रत्येक प्रश्न को जो आप लोग भूलने की स्थिति में उनको नोट भी कीजिएगा, और किसी भी प्रॉब्लम की स्थिति में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।